नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। बीकॉम पार्ट 1 EFM पेपर सेकंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, उसमें हम लोग एक चैप्टर ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोस के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, उसके बारे में डिस्कस करा था। आज इस वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें डिफरेंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन इंडिया, यानी भारत में जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रवृत्तियाँ हैं उसके बारे में आधा पार्ट डिस्कस करेंगे, आधा पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला आपका आता है वो आता है मॉनेटरी ट्रेंड्स एंड पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसमें सिंपल इस चैप्टर में मॉनेटरी ट्रेंड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिसीज़ हैं वो डिफरेंट चैप्टर्स में आती है, तो उन चैप्टर्स में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो मॉनेटरी ट्रेंड्स की बात करते हैं तो उसमें एक मनी सप्लाई मेजरमेंट आता है, जिसमें M0, M1, M2, M3, M4 जिसे नैरो मनी और ब्रॉड मनी और ये सब बोला जाता है, वो उसका है वो एक अलग से मेरा वीडियो है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में उसमें नहीं जाना चाहता। जैसे M1 की बात करें तो मनी इन सर्कुलेशन होता है, फिर उसमें डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक आता है, फिर अदर डिपॉजिट्स विद RBI आता है, और इसमें टोटल टर्म डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम ऐड कर दिया जाता है, तो वो M3 यानी ब्रॉड मनी बन जाता है, जो इसमें एक कंपोनेंट भी आता है। मॉनेटरी जो ट्रेंड्स हैं उसमें जो बेसिक कंपोनेंट आते हैं, जैसे GNI आ गया, फिर उसके बाद में सेविंग आ गया, फिर ब्रॉड मनी आ गया, बैंक क्रेडिट, ये सारे हैं। इनको देख लेते हैं कि पास्ट के कुछ ईयर्स में और अभी में क्या डिफरेंस आया या प्रेजेंटली उसमें क्या चल रहा है। जैसे जो सबसे पहले आता है वो GNI, ग्रोस नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। करंट प्राइस यानी जो करंट मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से अभी 2011-12 में 16% था। हालांकि इस डेटा पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, अगर इसमें कोई करेक्शन होगी तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगा मैं। फिर उसके बाद में जो लास्ट ईयर के डेटा देखते हैं 2019-20 के, तो वो डिक्लाइन होकर डिक्रीज होकर 7.25% रह जाता है। यानी नेशनल इनकम है वो इंक्रीज तो हो रही है, बट उसकी जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो कम होती जा रही है। ये आपके जो डेटा है वो ग्रोथ रेट के है और वो परसेंटेज में गिवन है। और आपकी जो फिक्स प्राइस होती है, करंट जो फैक्टर कॉस्ट होता है, जिसमें किसी बेस ईयर के डेटा लिए जाते हैं जो 2011-12 के हैं, उसके बिहाफ पे देखा जाए तो 2011-12 में ये 6.9% था। यानी ग्रोस नेशनल इनकम है वो 6.9% से इंक्रीज हो रही थी, उसमें वृद्धि हो रही थी। अभी जो लास्ट ईयर के डेटा हैं वो आपके 5.015% आ रहे हैं, यानी इसमें भी जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हुई है। हालांकि करंट ईयर में कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और उससे पहले जो इकोनॉमिक स्लो डाउन इंडियन इकोनॉमी में चल रहा था, उससे इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, वो नेगेटिव जाने के चांसेस हैं। रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेटा दिए हैं उसमें GDP ग्रोथ रेट है वो -24% चला गया है। तो कंप्लीट ईयर के डेटा आएंगे, उसके बाद में उस पर डिस्कस करा जा सकता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है एक सेविंग रेट, बचत दर। ये आपकी होती है परसेंटेज ऑफ GDP, यानी इंडिया की जो टोटल क्वांटम ऑफ GDP है, कुल जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है, उसके प्रतिशत के रूप में इसको देखा जाता है। 2011-12 है उसमें लोगों की जो सेविंग ट्रेंड था वो 34.6% था, और वो डिक्लाइन होकर के 2019-20 में 30.01% रह गया है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। रीज़न बीइंग, जितनी ज़्यादा सेविंग होती है उसी के प्रोपोर्शन में आपका इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट सेक्टर्स में वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। अब इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज़ के पास में पैसा जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, फिर उससे इनकम इंक्रीज होता है, इनकम इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली एग्रीगेट डिमांड है जो गुड्स एंड सर्विसेज की वो किसी भी इकोनॉमी में इंक्रीज होती है। हालांकि यहाँ पे डिक्लाइन होती हुई दिख रही है, तो थोड़ा सा ये इंडियन इकोनॉमी है उसके लिए बेटर साइन नहीं माना जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है जो ब्रॉड मनी की बात करते हैं, ये आपके सर्कुलेशन में कितना इसमें इंक्रीमेंट आता है, ये भी परसेंटेज में है। जो 2011-12 में 13.5% था वो 2019 में डिक्रीज होकर के 12% हो गया। ब्रॉड मनी में या M3 में फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या आता है। इसमें 4 चीज़ें आती हैं।
नंबर 1 जो करेंसी विद पब्लिक है वो आएगी। सेकंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स आता है। थर्ड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट्स में भी 2-3 चीज़ें आती है, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं या लोकल बॉडीज होती है, इंस्टीट्यूशन हो गए, फिर आपके डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, उनके डिपॉजिट जो आरबीआई के पास में होते हैं उन्हें आपके अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में इंक्लूड करते हैं। एक इसमें आता है टर्म डिपॉजिट, यानी जो एफडीज होती है और आरडी होती है बैंकिंग सेक्टर में, उन 4 चीज़ों को मिलाकर के M3 बनता है। हालांकि यहाँ पर वो भी थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है बैंक क्रेडिट, यानी बैंक साख, यानी बैंक जो लोन्स देते हैं उसमें कितनी ग्रोथ रेट रही है, वो चीज़ भी यहाँ पे देख लेते हैं। 2011-12 में ये 17% था, जो 2019 में रिड्यूस होकर के 9.9% रह गया है। हालांकि इकोनॉमिक स्लो डाउन जब आते हैं तो इंडस्ट्रीज हैं वो लोन की डिमांड कम करती है, और ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी में भी सभी लोग देख सकते हैं कि बैंक रेट, रेपो रेट और इन सब को रिड्यूस करा जा रहा है। ये रीजन बीइंग बैंक से वो ज़्यादा लोन दे पाए, तो यहाँ पे जो बैंक है उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो भी कहीं ना कहीं आपके जो बैड लोन्स हैं उनकी वजह से अफेक्ट होती है। इसी वजह से कम लोन्स है वो देने का ट्रेंड है वो आजकल बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलता है। हालांकि कोविड के जो सिचुएशन थी उसके बाद में प्रेजेंटली इसमें इंक्रीमेंट आने स्टार्ट हो गए हैं। फिर नेक्स्ट आता है कैपिटल फॉर्मेशन रेट, पूंजी निर्माण दर, और ये भी जीडीपी के परसेंटेज में है, जो 2011-12 में 34.3% थी, वो रिसेंटली डिक्रीज होकर के 2019 में 13.1 रह गई है। हालांकि ये इंक्रीज होना चाहिए किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर, या डेवलपिंग इकोनॉमी होते हैं उसमें कैपिटल फॉर्मेशन जितना ज़्यादा होगा, आपके डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई उतना ही ज़्यादा हो जाता है और फिर वो स्मूथली फंक्शन कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट जो इसमें अच्छी चीज़ आती है वो आती है इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति की। एक तो WPI लिया है यहाँ पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स वाला, जो आपका 2011-12 में 8.9% था, वो रिसेंटली, ये जो डेटा है वो प्रेजेंट डेटा दे रहा हूँ लास्ट मंथ के, 0.16% मात्र रह गए, यानी महंगाई पे कहीं ना कहीं इसमें कंट्रोल जरूर हुआ है। फिर लास्ट जो अपने रियल में काम में आता है इन्फ्लेशन, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे आता है, जो मुद्रास्फीति है, वो आपकी 8.4% ही थी 2011-12 में। लास्ट मंथ की वो 7.41% रही है। हालांकि इसमें पिछले कुछ मंथ्स के डेटा कंपेयर करे जाए तो ये रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, जो एक अच्छा साइन नहीं माना जा सकता है जनरल कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो। ये तो कुछ ट्रेंड्स थे जो ओवरऑल, जिनको हम लोग बोलते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के लिए एक टाइप से इंडिकेटर होते हैं कि इकोनॉमी कौन सी साइड में जा रही है। फिर जो सेकंड आता है वो मैंने यहाँ पे लिया है, इसमें शेयर ऑफ मेजर सेक्टर्स इन टोटल एम्प्लॉयमेंट। किसी भी कंट्री में और कंट्री के यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब उस डेटा को देखा जाए 3 सेक्टर में इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पे डिवाइड करा जाता है, जिसमें नंबर 1 एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, यानी कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र होता है, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री आ गया, मिल्क प्रोडक्शन आ गया, फिशरीज आ गया और आपकी बी फार्मिंग आ गया। ये सारी चीज़ें हैं वो अलाइड एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करी जाती है। सेकंड इसमें इंडस्ट्री आता है एंड थर्ड सर्विस सेक्टर आता है। तो जो एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात करी जाए वो 2011-12 में 48.9% है, वो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से आता था, जो रिड्यूस होकर के 42.39% रह गया है। और ये सिंपल सा रीजन है कि आज का यूथ है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज कम होना चाहता है, तो उस सेक्टर से वो शिफ्ट होता जा रहा है आपके सर्विस सेक्टर पे। तो एग्रीकल्चर से जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो कम हुआ है। सेकंड इंडस्ट्री की बात करी जाए, जो 2011-12 में 24.3% एम्प्लॉयमेंट आपका इंडस्ट्री देता था, उद्योग, निर्माणी उद्योग इसमें बेसिकली इंक्लूड होते हैं, वो अब इंक्रीज हुआ है 25.58%। इसमें परसेंट आपका रखता है टोटल एम्प्लॉयमेंट में, यानी एग्रीकल्चर से जितना कम हुआ है उतना ही इंक्रीमेंट आपका इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में देख सकते हैं आप लोग। थर्ड जो सर्विस सेक्टर आता है, इसमें टोटल 26.9% एम्प्लॉयमेंट 2011-12 में मिलता था, वो पार्ट अब इंक्रीज होकर के 32.04% रह गया है।
यानी ये यहाँ पर भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इससे इकॉनमी कौन सी साइड में जा रही है, हालांकि एक जो इंडिकेटर होता है वो यही होता है कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पे मूवमेंट हो रहा है, तो वो डेवलपिंग इकॉनमी होती है। और ये सेक्टर आपका 50% से ज़्यादा हो जाता है, तो जैसे सर्विस सेक्टर 50% से ज़्यादा हो गया तो उसे डेवलप्ड इकॉनमी मान लिया जाता है। तो उस चीज़ में आप लोग देखोगे यहाँ पर आपको नेक्स्ट इस टेबल में देखने को मिलेगा। जो थर्ड टेबल जो यहाँ पर ली है मैंने, वो सेक्टोरल शेयर इन GVA परसेंटेज में लिया है, और इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 का है। यानी ग्रोस वैल्यू एडेड या सकल मूल्य संवर्धन में कौन कौन से क्षेत्र का कितना हिस्सा आता है, और इस यहाँ पे भी सेक्टर है वो 3 लिए गए हैं। नंबर 1 एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, सेकंड है वो इंडस्ट्री उद्योग, और थर्ड है वो सर्विसेज यानी सेवाएं आती। अब इसका आप कंपैरिजन देखोगे, हालांकि ये सबसे ज़्यादा फ्लैक्चुएट होने वाला सेक्टर होता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। रीजन बीइंग इंडियन एग्रीकल्चर है वो कम्प्लीटली मॉनसून पे डिपेंड करती है, तो उसमें फ्लैक्चुएशन आते हैं। कई बार एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन या फिर आपकी जीडीपी में जो पार्ट है वो बढ़ भी जाता है, कई बार घट भी जाता है। तो जो 2011-12 में 18.9% आपका GVA में आता था या आपकी जीडीपी में आता था, वो अब रिड्यूस होकर के 13.9% रह गया है। यानी एग्रीकल्चर से कम इनकम आती है आपकी टोटल इकोनॉमी, जितनी आपका क्वांटम ऑफ इकोनॉमी होता है उसके अंदर। सेकंड जो इंडस्ट्री या उद्योग लिया है वो 2011-12 में 32.9% होता था, वो भी अब कम होकर के 28.3% रह गया है। हालांकि आप लोगों के एग्जामिनेशन में इस टाइप की चीज़ें आती हैं तो टेबल को आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना होता है। जैसे आपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले लिया तो पहला पॉइंट आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी का हो जाएगा, सेकंड इंडस्ट्री का हो जाएगा। मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में इसलिए लिया है कि एक्सप्लेन करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और लास्ट जो इसमें सर्विस सेक्टर आता है आपके टोटल इकोनॉमी में पार्ट प्रोवाइड कराने के लिए ग्रोस वैल्यू एडेड में, वो जो पहले 48.2% था वो अब इंक्रीज होकर 57.8% हो गया है। यानी इसमें आपका अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। जो रिड्यूस या डिक्रीज यहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में होता था उसकी भरपाई है वो आपके सर्विस सेक्टर में आके हो जाती है। यानी सर्विस सेक्टर इंडिया का कंटिन्यूअस बेसिस पे बेटर परफॉर्म कर रहा है एग्रीकल्चर और अदर इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में। हालांकि कोविड के टाइम पे आपके जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री है वो अफेक्ट हुई है, दूसरी सर्विसेज चाहे वो आपके होटल्स को लेकर के ले लो, चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री को ले लो, चाहे दूसरी इंडस्ट्रीज़ को ले लो, वो कहीं ना कहीं आपके कोविड के टाइम ड्यूरेशन में सर्विस इंडस्ट्री है वो नेगेटिवली आपकी अफेक्ट हुई है। हालांकि इसमें रिकवरी के साइन वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में 3 टेबल हम लोगों ने मेनली देखी है, मॉनेटरी ट्रेंड्स के नाम से जिसमें टोटल 8 एस्पेक्ट्स कवर करे हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट जिसमें सेक्टर वाइज, और आपके ग्रोस वैल्यू एडेड GVA है उसमें आपकी डिफरेंट सेक्टर्स का क्या क्या रोल रहता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेवेंट कुछ और चीज़ें हैं जिसमें फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है उसका जीडीपी में कितना एक्सपेंडिचर है और इस टाइप की चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।